लगातार लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें इनसाइट स्टडी फोरम चैनल को और प्रेस करें बेल आइकन में ऑल को सभी नोटिफिकेशंस पाने के लिए। नमस्कार, वेलकम टू इनसाइट स्टडी फोरम। आपके सामने डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर है, विज्ञान का, साइंस का, और इसके दो पार्ट हमने डिस्कस कर लिए हैं। यानी इसका जो पार्ट 1 था वस्तुनिष्ठ प्रकार के क्वेश्चंस, और जो पार्ट 2 था अति लघुत्तरीय प्रकार के क्वेश्चंस, तो हमने इसको डिस्कस किया है। अगर आप लोगों ने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप लोग उसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो लघुत्तरीय प्रकार के क्वेश्चंस हैं, और हम समझेंगे कि किस तरीके से इन क्वेश्चंस को हम अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, ताकि आपको एक समझ मिले, आपको एक ओवरव्यू मिले। इस वीडियो में फिलहाल हम केवल एक ओवरव्यू लेंगे ताकि हम क्वेश्चंस को डिस्कस करें, क्योंकि यदि हम प्रत्येक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ये टाइम टेकिंग रहेगा। आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा ताकि आप अच्छे तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करें, ठीक है। यानी इस वीडियो को देखने के बाद में आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करें। आपके पास जो पुस्तक है, जो बुक है, उसमें आप इनको रीड करें, पढ़ें, उसके बाद सॉल्व करें, ठीक है। तो वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या है? बात्या भट्टी का सचित्र वर्णन करना है आपको। तो सबसे इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि सबसे पहले आपको बात्या भट्टी जो है, यानी जिसको हम बोलते हैं ब्लास्ट फर्नेस, इसको आपको डायग्राम बनाना होगा। यहाँ पे एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है जो आपको ध्यान में रखनी है, यानी जो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनमें डायग्राम पूछता है तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं और काफ़ी स्कोरिंग रहते हैं, क्योंकि यदि ऐसे क्वेश्चंस में आप लोगों ने डायग्राम बना दिया तो आपको 1 नंबर तो पक्का मिल गया। यानी अगर क्वेश्चन 2 नंबर का है तो आपको डायग्राम अगर आपने बना दिया तो आपको 1 नंबर पक्का मिल गया, और अगर आपने कुछ लिख दिया थोड़ा बहुत भी तो आपको अच्छे नंबर मिलने के चांस रहते हैं, ठीक है। तो इसका डायग्राम आप बनाएंगे इस तरीके से। और तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ब्लास्ट फर्नेस होती क्या है, यानी बात्या भट्टी होती क्या है, ठीक है। एक हम मोटा मोटा इसमें ओवरव्यू लेंगे। बात्या भट्टी को हम ब्लास्ट फर्नेस कहते हैं। ये एक प्रकार की धातु की, ठीक है, एक प्रकार की धातु की बनी हुई भट्टी होती है, जिसका जिसका उपयोग आमतौर पर लोहे जैसी इंडस्ट्रियल जो धातुएं होती हैं, ठीक है, लोहा हो गया, कॉपर हो गया, तो इस प्रकार की जो औद्योगिक धातुएं होती हैं उनके निर्माण के लिए किया जाता है, ठीक है। तो इसका इस्तेमाल इसलिए होता है। उसके अतिरिक्त यदि हम समझें कि इस बात्या भट्टी जो है ये कितने मीटर लंबी होती है, कितनी इसकी ऊंचाई होती है, तो यहाँ से भी आपको थोड़ा बहुत लिखना होगा इसके बारे में। तो बात्या भट्टी की यदि हम बात करें तो ये स्टील की बनी होती है, धातु की बनी होती है। इसकी जो ऊंचाई है वो लगभग 50 से 60 मीटर या 70 मीटर तक हो सकती है, और इसकी जो चौड़ाई है वो लगभग 14 से 15 मीटर तक हो सकती है, ठीक है। ये जो ऊंचाई है कितनी होगी? 50 से 60 मीटर, यानी काफ़ी ज़्यादा ऊंची होती है, ठीक है। और जो इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी हो सकती है? वो 14 मीटर या फिर 15 मीटर तक हो सकती है, ठीक है। तो ये कुछ इसका ऊंचाई और चौड़ाई वाला क्वेश्चन यहाँ से आप कर सकते हैं, यानी यहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं। उसके अलावा आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे लिखा है ट्वियर। यहाँ से गर्म हवा जिसका टेम्परेचर लगभग 600 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है, उसको इस भट्टी में प्रवाहित किया जाता है, और ऊपर से यहाँ से जो अयस्क होते हैं, ठीक है, यहाँ से जो अयस्क होते हैं उनको भट्टी में डाला जाता है। और उसके बाद फिर वो, क्योंकि भट्टी में जो तापमान होता है ज़्यादा होता है तो अयस्क पिघलता है और धातुएं सेपरेट होती हैं, ठीक है। इस भट्टी में जो सबसे नीचे यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे तापमान ज़्यादा होता है और ऊपर की ओर तापमान कम हो जाता है। तो आप इस तरीके से, मैं आपको केवल यहाँ पे एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि आप किस तरीके से यहाँ पे लिख सकते हैं, बाकी आप अच्छे तरीके से इसको करेंगे। फिलहाल भट्टी के बारे में हम एक नेक्स्ट चैप्टर में, जब चैप्टर पढ़ाएंगे हम भट्टी का, तो हम इसमें सारी इंपॉर्टेंट जो भट्टियाँ होती हैं उनके बारे में हम समझेंगे, ठीक है। अच्छा, इसमें एक बात और है कि इस भट्टी में जो विभिन्न जो तापक्रम होते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए 1500, ठीक है, 1200, 800 से 1000, तो यहाँ पे विभिन्न तापक्रम पर विभिन्न प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं, ठीक है। इस भट्टी का उपयोग मुख्यतः अपचयन तथा प्रगलन के लिए होता है। अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि लोहा या फिर कॉपर
या फिर सीसा यानी लेड पीबी, ठीक है, आदि जो अयस्क होते हैं इनका अपचयन इस भट्टी में किया जाता है। और अयस्क के साथ साथ कोक तथा उचित जो गालक होते हैं उनका मिश्रण इसमें ऊपर से नीचे डाला जाता है। बात्या भट्टी जो होती है इसमें जो लोहा प्राप्त होता है, यानी जो इससे जो लोहा बनता है, लोहा प्राप्त होता है, उसको हम बोलते हैं पिग आयरन। क्या बोलते हैं? पिग आयरन बोलते हैं उसको इंग्लिश में हम, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं ढलवा लोहा, ठीक है। पिटवा लोहा दूसरा होता है, उसकी बात हम आगे करेंगे। तो इसमें इसको ढलवा लोहा कहते हैं, यानी कच्चा लोहा होता है ये, ठीक है। और इस कच्चे लोहे में लगभग 93% के आसपास इसमें लोहा होता है, बाकी इसमें 4 से 5% के आसपास कार्बन की मात्रा होती है, ठीक है, क्योंकि इसमें कार्बन भी मिलाया जाता है। तो आप इस तरीके से इसका आंसर करेंगे, डिफाइन करेंगे। तो हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है डार्विनवाद क्या है, आप इसको समझाएंगे, ठीक है, डार्विनवाद। तो इसको समझते हैं कि आप किस तरीके से इसका आंसर लिख के आएंगे। डार्विनवाद की अगर हम बात करें तो मुख्य रूप से तो चार्ल्स डार्विन के जैव उद्विकास एवं प्राकृतिक चयन से संबंधित जो विचार हैं उसको डार्विनवाद कहा जाता है। और इसमें हम किस तरीके से लिखेंगे, तो डार्विन के जितने भी एक्सपेरिमेंट हुए, यानी चार्ल्स डार्विन ने जिस तरीके से HMS बीगल जहाज पे वो गए और जिस तरीके से अलग अलग द्वीप पे अलग अलग देशों में गए और वहाँ पे कुछ विशेष चीज़ों को उन्होंने स्टडी किया और उसके बाद निष्कर्ष निकाल करके अपनी पुस्तक में लिखा। तो आप इस तरीके से इसको क्वेश्चन को आंसर करेंगे, यानी आपको पूरा डार्विन का जो वृत्तांत है, किस तरीके से डार्विन ने कौन कौन से इंपॉर्टेंट रिसर्च करी और कौन कौन सी इंपॉर्टेंट थ्योरीज दी, तो वो पूरा कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से इसको हम डार्विनिज्म कहते हैं, यानी डार्विनवाद कहते हैं, ठीक है। यानी इसमें डार्विन की यात्रा, डार्विन की समुद्री यात्रा, उसके अलावा अब डार्विन की एक किताब थी जिसका नाम था ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, यानी प्राकृतिक वर्ण द्वारा जातियों का उद्भव। तो किस तरीके से डार्विन ने अलग अलग स्पीसीज के बारे में सोचा समझा और अपनी राय दी, तो वो सब कुछ को हम, यानी पूरा जो कॉम्प्रिहेंसिव, उसको हम डार्विनिज्म कहते हैं। तो आप इस तरीके से इसका आंसर कर पाएंगे। उसके बाद हम समझते हैं क्वेश्चन नंबर 14। इसमें लिखा हुआ है कि जो मेंडलीव थे उनकी जो आवर्त सारणी है उसके लाभ और उसके दोष आपको लिखना है। तो इसको समझते हैं कि किस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर हम कर पाएंगे। मेंडलीव आए तो उन्होंने काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताई और मेंडलीव को ही हम आवर्त सारणी का जनक भी कहते हैं, ठीक है। इनके हिसाब से यहाँ पे क्वेश्चन आपको लाभ और दोष दिया गया है। चैप्टर में आपको पूरा डिफाइन किया जाएगा कि मेंडलीव की जो आवर्त सारणी है और जो हेनरी मोजले की आवर्त सारणी, उसमें डिफरेंस क्या है और किस तरीके से आवर्त सारणी का विकास हुआ और कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बातें आपको ध्यान रखनी है आवर्त सारणी में, तो वो सारी बातें आपको बताई जाएंगी। यहाँ पे हम समझते हैं विशेष रूप से जो लाभ थे और दोष थे वो क्या थे। मेंडलीव की जो आवर्त सारणी थी उसमें जो तत्व थे, यानी मेंडलीव ने तत्वों को समूह में व्यवस्थित किया था, ठीक है। दूसरा, जिन तत्वों की अभी खोज नहीं हुई थी उनके लिए उन्होंने यहाँ पे एक स्पेस छोड़ा था, ठीक है, यानी वो उनको मालूम था कि कुछ तत्व जो हैं अभी नहीं खोजे गए हैं, वो फ्यूचर में हो सकता है खोजे जाएं, उसके लिए स्पेस छोड़ दिया था। उसके बाद में अज्ञात तत्वों के जो गुण थे तथा उनका जो परमाणु भार था उसकी भविष्यवाणी की गई थी। उसके अलावा मेंडलीव की जो आवर्त सारणी है, ठीक है, मेंडलीव की आवर्त सारणी से तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुणों का अध्ययन आसान हुआ। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी, ये लाभ था। और कुछ इसके दोष भी थे, जैसे सबसे जो इंपॉर्टेंट इसका जो दोष था वो ये था कि मेंडलीव की जो आवर्त सारणी थी उसमें जो समस्थानिक थे इनका स्थान नहीं था, क्योंकि ये जो मेंडलीव की जो आवर्त सारणी थी वो बनने के काफ़ी समय बाद समस्थानिक वहाँ पे रखे गए। तो समस्थानिक के बारे में वहाँ पे कोई जानकारी नहीं मिलती मेंडलीव की आवर्त सारणी में। उसके अतिरिक्त यदि हम बात करें तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन का स्थान था, यानी जो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन एलिमेंट, वो भी कुछ डिफाइन नहीं की गई थी। और जो असमान तत्व थे, ठीक है, असमान तत्वों को एक साथ रखा गया था और उसके अलावा समान तत्वों को अलग अलग रखा गया था। तो इस प्रकार के कुछ दोष थे। बाद में हेनरी मोजले द्वारा जब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दी गई तो उसमें इन चीज़ों को इम्प्रूव किया गया। तो आप इस तरीके से इसको लिख पाएंगे। जब चैप्टर आपको पढ़ाया जाएगा तब आप विशेष रूप से जानकारी लेंगे और इसको अच्छी तरीके से आप ऐसे क्वेश्चंस को डील कर पाएंगे।
उसके बाद में यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि पारिस्थितिकी तंत्र में जो खाद्य जाल होता है वो क्या है, और उसको आपको उदाहरण दे करके समझाना है। तो अगर हम इसको समझें कि किस तरीके से इसका आंसर कर पाएंगे, सबसे पहली बात तो ये है, ठीक है, कि आपको सबसे पहले खाद्य श्रृंखला समझनी होगी। देखिए, खाद्य श्रृंखला क्या होती है? किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में जो जीवधारी जो होते हैं वो एक ऐसी उनकी श्रृंखला होती है जो एक के ऊपर एक डिपेंड रहते हैं, ठीक है। जैसा हम जानते हैं कि हमारे एनवायरनमेंट में, हमारी इकोसिस्टम में एक जंतु जो होता है वो किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड रहता है। जैसे सपोज मान लीजिए जो प्लांट्स होते हैं, पौधे, ठीक है, घास होती है, तो घास जो है वो प्रोड्यूसर है, वो सनलाइट से प्रोड्यूस करती है अपने भोजन और उसको खाता है कंज्यूमर, ठीक है। तो ये प्रोड्यूसर हुआ और ये हुआ प्राथमिक उपभोक्ता जो उसको घास को खाता है, और फिर जो घास को खाएगा वो होगा सेकेंडरी कंज्यूमर, और उसके बाद में जो इस सेकेंडरी को खाएगा वो होगा टर्सरी यानी तृतीयक उपभोक्ता। तो इस तरीके से फूड चेन चलता है। इसी क्रम में यदि हम समझें कि किसी भी परितंत्र, किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में जितने भी खाद्य श्रृंखलाएं विद्यमान है, जितने भी फूड चेन विद्यमान है, खाद्य श्रृंखलाएं पाई जाती हैं, उनकी परस्पर अंतरक्रिया, उनकी परस्पर जो इंटरेक्शन होता है, अंतरक्रिया होती है, उससे जो जटिल नेटवर्क बनता है उसी को हम बोलते हैं फूड जाल, यानी फूड वेब बोलते हैं उसको, उसी को बोलते हैं खाद्य जाल, ठीक है। और किसी खाद्य जाल में कई सारे अनगिनत जीवधारी हो सकते हैं, और खाद्य जाल में एक जीव विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं में भिन्न भिन्न स्थान रख सकता है। तो आप इस तरीके से इसका आंसर कर पाएंगे। अब यहाँ पे हम समझते हैं इसका एग्जाम्पल, ठीक है, कि किस तरीके से आप इसका जो बेहतरीन उदाहरण है वो दे पाएंगे। जैसे मान लीजिए सपोज कोई घास है, यहाँ पे है ग्रास है, ठीक है, कोई यहाँ पे मान लीजिए कोई सब्जी है, कोई घास है, कोई प्लांट है। अब प्लांट को कोई भी कीट पतंगा ने खा लिया, ठीक है, और इस कीट पतंगे को मेढक ने खा लिया। इसका मतलब क्या है कि घास क्या है? घास है प्रोड्यूसर, इसने प्रोड्यूस किया, जिसको खाया इंसेक्ट ने, कीट ने, और कीट को खाया मेढक ने। तो इसका मतलब कीट हुआ प्राइमरी कंज्यूमर, प्राथमिक उपभोक्ता, और जो मेढक है वो हुआ द्वितीयक उपभोक्ता। अब उसके बाद क्या हुआ? इसी घास को खरगोश ने खा लिया, रैबिट ने खा लिया, ठीक है, और रैबिट को खा लिया बाज ने, ठीक है, रैबिट को बाज ने खा लिया। अब यहाँ पे जो बाज है वो इस पूरी की पूरी चेन में सबसे श्रेष्ठतम है, सबसे ऊपर है, ठीक है। अब यहाँ पे समझे हम, मेढक को सांप ने खा लिया, ठीक है, मेढक को सांप ने खा लिया, तो सांप क्या हो गया? सांप हो गया टर्सरी यानी तृतीयक कंज्यूमर, ठीक है, तृतीयक उपभोक्ता, और जो बाज है उसने खा लिया सांप को, ठीक है, बाज ने खा लिया सांप को। तो बाज क्या हो गया? इस पूरी चेन में सबसे श्रेष्ठ। इसका मतलब क्या है कि प्रत्येक जितने भी जानवर जंतु हैं वो एक के ऊपर एक डिपेंड रहते हैं, ठीक है, इसी को हम बोलते हैं फूड वेव यानी खाद्य जाल। तो आप इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर कर पाते। अब आपके सामने क्वेश्चन एक दिया गया है, वो ये है कि दिए गए चित्र में ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध की गणना आपको करनी है, ठीक है। तो इसको हम समझते हैं कि इस तरीके से इसको सॉल्व कर पाएंगे। जैसे यहाँ पे आप डायग्राम में देखिए, जो ये 2 ओम 3 ओम और 4 ओम है, ठीक है, ये किस में है? ये समांतर में है। और जो 1 है और जितना ये पूरा 2 3 5 का निकल करके आएगा ओम, और जो ये 5 ओम है, ठीक है, ये किस में है? ये है श्रेणी क्रम में। तो यहाँ पे आपको समांतर क्रम और श्रेणी क्रम को लगाना होगा, यानी इनके फार्मूलेस को, इनका जो फार्मूला है उसको यूज करना होगा, फिर आप इसका आंसर निकाल पाएंगे। तो यहाँ पे सॉल्व किया गया है, आप यहाँ पे देखिए इस तरीके से ये डायग्राम बना था और आपको इसका आंसर फाइंड करना था। तो आपके सामने इसका आंसर है, इसको मैं आपको समझाता हूँ कि किस तरीके से इसका आंसर आप निकाल पाएंगे। अब यहाँ पे ये 2 ओम 3 ओम और 4 ओम, यहाँ पे देखिए 2 ओम 3 ओम 4 ओम, ये किस में है? ये समांतर क्रम में है, ठीक है। तो समांतर क्रम में यदि है तो हमें इसका जो फार्मूला इस्तेमाल करना है वो क्या करना है? वो यूज करना है 1/r बराबर 1/r1 1/r2 और 1/r3। ये होता है समांतर क्रम का फार्मूला, ठीक है। उसके बाद में
अब क्योंकि ये फार्मूला हो गया तो आपको वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, ये R3 हो गया। तो हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी R1, R2, R3 में। तो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आ गया 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4, और इसका एलसीएम आ गया नीचे 12। यहाँ पे देखिए आप, इसका एलसीएम क्या आ गया, नीचे 12 आ गया, और ऊपर यहाँ पे 13 आ गया, ठीक है। तो ये बन गया 1/R बराबर 13/12। अब ये कैसे आया, ये तो आप सॉल्व कर लेंगे कि ये 13/12 कैसे आया, ठीक है। चलिए आपको समझाता हूँ मैं कैसे यहाँ पे आया 13/12। यहाँ पे जब लिखा हुआ है 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4, अब इसका एलसीएम आप लेंगे 12, ठीक है। आपने जब 12 ले लिया तो यहाँ पे आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो कितना हो गया, ये 12 हो गया नीचे। यहाँ पे आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो गया, 12 हो गया। यहाँ पे आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12, यानी आपको नीचे वाला बराबर करना है, 12 हो गया। यहाँ पे 6 हो गया, ठीक है, 6 प्लस यहाँ पे 4 हो गया प्लस 3 हो गया, तो 6, 4, 10 और 3 13। तो यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, 13/12। तो इस तरीके से ये 13/12 आया। तो आपको आर मिल गया है, ठीक है, आपको आर मिल गया। आर कितना मिला आपको, आर आपको मिला है 12/13, क्योंकि जब ये 1/R इक्वल टू 13/12 होगा, और जब आप आर निकालेंगे तो ये 12/13 बन जाएगा। और उसके बाद में आपको फिर लगाना है श्रेणी क्रम में, ठीक है, समांतर में आपने, यानी यहाँ पे देखिए आपने ये पूरा निकाल लिया। ये कितना आया, ये आया 12/13, ठीक है। अब आपको ये निकालना है, यानी जो ए से बी, जो ये समांतर में 1 ओम और 12/13 ओम और 5 ओम है, ये निकालना है। बस आपका यही उत्तर आ जाएगा। तो कैसे इसको निकालेंगे आप, तो आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पे जो आपका सीरीज में होगा उसका फार्मूला क्या रहेगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी इस फार्मूले को आप पुट करेंगे, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। तो R1 क्या था, R1 था हमारा 1 ओम। यहाँ पे देखिए आप 1 ओम है R1, तो हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी 1 ओम, ठीक है, R1 में। उसके बाद हमारा R2 क्या निकल के आया था, ये हमारा R2 निकल के आया था 12/13 और 5 दिया गया था। तो आप किस तरीके से सॉल्व करेंगे इसको, तो 12/13 इधर हो जाएगा, और ये 1 और 5 ये 6 हो जाएगा, तो 6/1 हो जाएगा, ठीक है। 12/13 हो गया और ये 6/1 हो गया। उसके बाद में आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये इसका आंसर यहाँ पे आएगा 78, ठीक है, 78 आएगा इसका आंसर। क्योंकि जब 13 से आप मल्टीप्लाई नीचे करेंगे तभी नीचे बराबर होगा, एलसीएम 13 लेंगे आप, तो 13 को ऊपर आपसे 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 78 हो गया। और उसके बाद में आपको 78 में जोड़ना है 12। तो जब आप 78 में 12 जोड़ देंगे तब आपके सामने ये वैल्यू आएगी 90/13 ओम। और यदि आप 90/13 या 90/13 को सॉल्व करेंगे तो आप इसका आंसर पाएंगे 6.9 ओम, ठीक है। तो जो भी आपका आंसर है इन दोनों में से आप निकाल लेंगे आसानी से। तो इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। अब क्योंकि यहाँ पे बोर्ड तो है नहीं तो आपको उतनी डिटेल में ये समझने में थोड़ी दिक्कत हुई होगी, वैसे आप समझ जाएंगे इसको कि आप किस तरीके से इस क्वेश्चन को हल करेंगे, ठीक है। उसके बाद में फिर बात करते हैं हम इसका जो दूसरा क्वेश्चन है कि किस तरीके से हम अगले क्वेश्चन को हल करेंगे। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि जो WBC है, ठीक है, WBC और प्लेटलेट्स पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। तो WBC का मतलब क्या होता है, WBC का मतलब होता है व्हाइट ब्लड सेल्स, यानी श्वेत रक्त कोशिकाएं, और प्लेटलेट्स का मतलब होता है बिंबाणु। तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं WBC की। देखिए WBC को हम बोलते हैं ल्यूकोसाइट, इनको हम ल्यूकोसाइट बोलते हैं। WBC जो होती हैं इनकी संख्या RBC से कम होती है, ठीक है। और ये ऐसी सेल होती हैं जिन कोशिकाओं में केंद्रक पाया जाता है, इनके अंदर केंद्रक पाया जाता है। और जो WBC होती हैं ये मुख्य रूप से हमारे बॉडी में जो हमारी इम्यून सिस्टम होता है उसके लिए कार्य करती हैं, यानी ये एंटीबॉडीज को बनाती हैं, ठीक है। यानी जो प्रतिरक्षा होती है, प्रतिरक्षी होती हैं, वो उत्पन्न करती हैं और जिससे हमारी बॉडी की रक्षा होती है, सुरक्षा होती है। WBC की यदि हम बात करें तो WBC में 2 प्रकार की मुख्य कोशिकाएं होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, एक को हम बोलते हैं ग्रैनुलोसाइट, दूसरी को हम बोलते हैं अग्रैनुलोसाइट।
इसके अंदर यदि हम बात करें तो बेसोफिल, इयोसिनोफिल, न्यूट्रोफिल होता है। और यदि यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे लिम्फोसाइट और मोनोसाइट पाई जाती है। तो आप इस तरीके से WBC के बारे में लिख सकते हैं। ठीक है, WBC का काम क्या होता है? काम इनका ये होता है कि हमारे शरीर के अंदर जो एंटीबॉडीज होती हैं, यानी जो प्रतिरक्षा होती है, वो बना के रखती है। प्लेटलेट्स जो होती हैं, इनका जो जीवन काल होता है वो WBC से थोड़ा सा ज़्यादा होता है। ठीक है, WBC का जीवन काल कितना होता है? इनका लाइफ स्पैन होता है 4 से 5 दिन तक, और जो प्लेटलेट्स होती हैं उनका होता है जीवन काल लगभग 10 से 12 या 13 दिन तक होता है। प्लेटलेट्स मुख्य रूप से ब्लड क्लॉटिंग में, यानी रक्त के थक्का निर्माण में हेल्प करती हैं। किसी भी व्यक्ति में अगर प्लेटलेट्स की संख्या कम हो गई है तो उस व्यक्ति में ब्लड क्लॉटिंग अफेक्टेड हो सकती है, ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो सकती, रक्त का थक्का नहीं बन सकता है, तो उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल हो सकती हैं। तो आप इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। और जब हम चैप्टर पढ़ेंगे ब्लड, ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन, रक्त परिसंचरण, तो वहाँ पे हम समझेंगे डिटेल में कि किस तरीके से हम WBC, RBC, प्लेटलेट्स और हृदय तथा अन्य प्रकार की जितनी भी इम्पॉर्टेंट इश्यूज होंगे सब उसको हम डील करेंगे वहाँ पे। अगला हमारा क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, वो ये है कि अस्थि भंग क्या होता है, और अस्थि भंग के विभिन्न प्रकार आपको यहाँ पे लिखने हैं। तो क्योंकि क्वेश्चन 2 नंबर का है तो आपको ज़्यादा नहीं, अगर आप 2-3 प्रकार लिख देंगे तब भी काम चल जाएगा। ठीक है, तो अस्थि भंग क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट बात ये, इसको बोलते हैं हम बोन फ्रैक्चर। क्या बोलते हैं? बोन फ्रैक्चर बोलते हैं, यानी हड्डी का टूटना अस्थि भंग कहलाता है। ठीक है, अब किसी भी प्रकार से, विभिन्न प्रकार से हड्डी टूटती है, अगर एक्सीडेंट हो जाता है या फिर किसी कारणवश हड्डी में कोई समस्या आती है तो हम उसको अस्थि भंग कहते हैं। ठीक है, मुख्य रूप से फिलहाल हड्डी टूटना होता है। अब इसके कई प्रकार होते हैं। ठीक है, यानी कई प्रकार इसके हो सकते हैं। सपोज जैसे जो नंबर 1 अगर हम बात करें तो एक होता है आघात। क्या होता है? आघात अस्थि भंग होता है। आघात अस्थि भंग में क्या होता है? इसमें एक विशेष प्रकार से हड्डी जो है वो टूट जाती है, यानी अगर कोई व्यक्ति गिर जाता है या सड़क पे जा रहा है, वहाँ पे दुर्घटना हो गई, तो यानी कुल मिलाकर के एक्सीडेंट से, गिरने से हड्डी का टूटना, तो इसको हम बोलते हैं आघात अस्थि भंग। ठीक है, दूसरा यदि हम बात करें तो ये होता है रोगजनक। ठीक है, क्या होता है? रोगजनक अस्थि भंग होता है। रोगजनक अस्थि, इसका मतलब ये है कि कुछ विशेष रोग हो गए हड्डी वाले, उन रोगों से हड्डी टूट गई, अस्थि भंग हो गया। ठीक है, इसमें क्या होता है? हड्डी जो होती है वो कमजोर हो जाती है, और कमजोर हो जाने के बाद में हड्डी फ्रैक्चर हो सकती है, तो इसको हम बोलते हैं रोगजनक हड्डी यानी रोगजनक अस्थि भंग। ठीक है, इसके अलावा यदि हम बात करें तो इसमें एक होता है, हमारा जो अगला प्रकार है वो होता है बंद साधारण अस्थि भंग। इसमें क्या होता है? इसमें ये होता है कि जब हड्डी टूट जाती है, लेकिन वो, इसे मान लीजिए हाथ है और इस हाथ में हड्डी टूट गई अंदर, लेकिन वो स्किन, जो ऊपर की स्किन है, ठीक है, वो बिल्कुल वैसी ही है, यानी स्किन फटी नहीं है, स्किन रैप्चर नहीं हुई है और हड्डी बाहर नहीं निकली है, तो इसको हम बोलते हैं बंद साधारण अस्थि भंग। ठीक है, तो ये भी एक प्रकार है अस्थि भंग का। तो इस प्रकार से अन्य कई सारे जो प्रकार हैं अस्थि भंग के आप वहाँ पे लिख सकते हैं और अपने क्वेश्चन को हम बेहतर बना सकते हैं। तो आगे आने वाले वीडियोस में हम समझेंगे, प्रत्येक चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे, डील करेंगे। ये केवल एक ओवरव्यू था, इसको आप ये ना समझें कि हम इस तरीके से इसको लिख के आएंगे। ठीक है, ये केवल कम समय के वजह से केवल मैंने आपको यहाँ पे ओवरव्यू दिया है कि आप किस तरीके से इन क्वेश्चंस का आंसर कर सकते हैं। जब इसका आंसर हम करेंगे, प्रत्येक चैप्टर को पढ़ेंगे, तब आपको बेहतर से बेहतर तरीके से इसको समझाया जाएगा, ताकि आप केवल वीडियोस को देख करके ही आप अपना आंसर अच्छे से लिख पाएँ और समझ सकें प्रत्येक विषय को गंभीरता से। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।